नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आपको राज्यसभा लेके जाए, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लोकसभा की तस्वीरें दिखाते हैं। क्या तस्वीर है लोकसभा की, सीधे ये लाइव तस्वीरें आप तक। हमारे साथी अगर चर्चा करते हैं, पूरा देश चर्चा करता है, दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानी चर्चा करते हैं कि मोदी सबसे सामर्थ्यवान। आपके पीछे भी देख लो, जो भटका के यार जो भटका रहे हो। चलिए आप बोलते रहिए, बोलते आप देखिए ना उधर। अरे भैया, भैया माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अरे सुनने वाले माननीय सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, अधीर मत होइए, आपका भी नंबर आएगा। अभी आपका भी नंबर आएगा, आपको विषय रखने का अवसर मिलेगा। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण हमारा एक उल्लेखनीय प्रगति इस देश में हुई है। भारत ने चमत्कारिक गति से हाईवेज को बनाने का काम किया है और आज एक दिन में सबसे अधिक सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम पर दर्ज किया है। तो सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लोकसभा से। दरअसल राज्यसभा थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली, लेकिन इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह लोकसभा में बोलते हुए, हालांकि बीच बीच में हंगामा भी हो रहा है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हो रही है। तो सीधे आपको राज्यसभा ले चलते हैं। राज्यसभा फिर से शुरू हुई है स्थगन के बाद। ये देखिए, उपराष्ट्रपति जेपी धनखड़ सांसदों का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ के लाइव सभा की लाइव तस्वीरें। मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, डॉक्टर के लक्ष्मण टू मूव। दरअसल भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया था। विपक्ष लगातार जेपीसी की जांच कराए जाने की मांग कर रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाए जाने की मांग कर रहा है विपक्ष, और इसको लेकर यह हंगामा हुआ। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सत्रों में हंगामा हो रहा है, और आज फिर हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया और फिर से पुनः राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। ये लाइव तस्वीरें सीधे राज्यसभा से। Sir, it is my privilege to move the motion of thanks to the Honorable President, Madam's address to the joint session of the Parliament, sir. I thank our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, our President, Sri J.P. Nadda ji, my party and the leader of the House, Sri Piyush Goyal ji, for giving this great opportunity to move the motion of thanks to Madam President. Sir, I would like to quote a noble Telugu writer, sir, Abhyudaya Kavita Pitamaha, Sri Gurajada Apparao. देशमंटे मट्टी कादोई, देशमंटे युद्ध में निकल जाता है तो युद्ध विराम का कारण बनता है। माननीय सभापति महोदय, ये भारत की हमारी सामर्थ्य सामने आई। हम कह सकते हैं कि यूपीए के समय ऐसा भारत था जो सुबह सोकर उठते थे। मैं भी उस समय सांसद था, डर लगता था सुबह सो के उठे, टीवी चालू करे, कोई नया स्कैम तो नहीं आ गया। आज हम लोग चिंता करते थे कैसे सफेद पोश का जितना अपमान उस दौर में था, खादी का जितना अपमान उस दौर में हुआ, माननीय सभापति महोदय, उतना आजादी के बाद शायद कभी नहीं हुआ होगा। राजनेता खादी पहनने से बचने लगे थे। एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में लोग नेता होने से बचते थे। कोई ये ना कहे ये नेता है, ये भ्रष्ट है, ऐसा वो दौर था सभापति महोदय। और आज उस समय जब स्कैम्स आते थे, एक दिन कोल स्कैम, दूसरे दिन ट्यूजी, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, कभी सत्यम घोटाला, कभी एनरॉन, कभी आदर्श सोसाइटी। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अनेक और विभिन्न घोटालों की चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं, आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत अगर दिया है, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है।
बेहतर वित्तीय प्रबंधन हमारी सरकार ने किया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान हाईटेक हुआ है, बाहर से लोग हमारे देश में पढ़ने आ रहे हैं। आज यहाँ का नौजवान जो बाहर पढ़ने जाता था वो पुणे, बेंगलोर, मुंबई और ऐसे शहरों में रुककर यहाँ अध्ययन करने पर हमारा नौजवान आकर्षित हो रहा है। एक डिजिटल भारत में प्रगति का रास्ता खुला है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आप देखिए, पहले सुरक्षा के घेरे, चारों तरफ पुलिस का साया, कई राज्यों में हम जा नहीं सकते, इस बात की एडवाइजरी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सामर्थ्यवान गृह मंत्री, मुझे लगता है कि आजाद भारत में सरदार पटेल के बाद अगर किसी शक्तिशाली गृह मंत्री ने देश का नेतृत्व किया है, माननीय अमित शाह जी हैं। आज पूरा देश हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर और दक्षिण भारत में जो हमारी समस्या थी वो शांति के टापू बनते जा रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, 2014 से पहले टीथलेस फॉरेन पॉलिसी थी। कोई भी कुछ कह के चला जाए, कोई भी कुछ कर दे, सरकारों पर फर्क नहीं पड़ता था। और 2014 के बाद, 2014 के पहले 26/11 हुआ, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। और 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जैसे इस देश के प्रधानमंत्री बने, लोगों के खून में राष्ट्रवाद जगना चालू हुआ। और आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश को मोदी सरकार की विदेश नीति पर भरोसा है। उरी में अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो देश को मान बढ़ाने का काम हमारे सैनिकों ने किया। 2019 में बालाकोट में हवाई हमला करने के बाद अगर देश का मान बढ़ा है तो उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी की सेना को दखल न देने की उनकी नीति है, सेना को फ्री हैंड देने का उनका एक सोच है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति काम कर रही। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को FATF सूची के तहत रखने के लिए पैरवी की, जिसने पाकिस्तान को सभापति महोदय दिवालियेपन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक यूपीए का एक दौर था जब मिडिल क्लास जो है गुस्से से सड़कों पर घूमता था। पूरा देश उस समय देश का नौजवान सड़कों पर था, सरकार के विरोध में था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जीत के साथ मिडिल क्लास को एक उम्मीद की नई किरण मिली। लोग कहते थे कि, आलोचक कहते थे, ये मिडिल क्लास बहुत लंबे समय तक किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, उनकी नीयत, राष्ट्रहित सर्वोपरि, गरीबों के प्रति योजनाएं, किसानों के प्रति योजनाएं, गांव गरीब के कल्याण की उनकी नीति, आज मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सम्मोहन 2014 में था, उससे और बेहतर और मंत्रमुग्ध देश का नौजवान, मिडिल क्लास का नौजवान आज उनके साथ मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुरानी सब मिसालों को तोड़ते हुए लोगों की उम्मीदों पर लगातार खरा उतरते हुए जीतना जारी रखा। साथ ही लोगों ने बार बार राष्ट्रीय और राज्यों की सरकारों में हमारी सरकारों को चुनने का काम किया है, जिसमें मिडिल क्लास का बहुत भरपूर समर्थन है। और आज हमारा जो बजट आया, अगर हमारे बजट को आप देखोगे तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सरकार ने अलग से प्रावधान किया है, जैसा आज के पहले कभी नहीं हुआ था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में चिकित्सा का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, चिकित्सा गरीब के लिए बड़ा संकट का कारण होती थी, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से, सरकार की नीति के माध्यम से, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवा और इलाज की व्यवस्था घरों तक पहुंची है, गरीब के घर तक पहुंची है। जेनरिक दवाओं की पेशकश हमारी सरकार ने की है। हार्ट के स्टेंट्स और नी इम्प्लांट जैसे मेडिकल इम्प्लांट की कीमत जो पहले लाखों में होती थी, अब वो हजारों में सिमट के आई है। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी का जो एक लोगों का उनके प्रति मोह को लगातार बनाए रखने का एक कारण है। मैं आज कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को आकर्षित कर रहा है। आज हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं, हाईवेज हैं, हाई स्पीड रेलवेज हैं, वर्ल्ड क्लास रोड फैसिलिटीज हैं, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ है। उसके नेटवर्क को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बढ़ाया है। इस पर सरकार के खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार लगातार ये देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, इस पर लगातार सेकंड स्पीकर में मैं अभी 2 मिनट में नहीं होगा मैम, क्योंकि अब मैं दूसरा वक्ता हूं और मैं
सभापति महोदय मैं करूंगा, वाइंड अप करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने, मैं धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान में नारियों के, बेटियों की सम्मान की बात उन्होंने अलग से उल्लेख किया। उसके पीछे कारण है माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार जब 2014 में बनी थी, उसके पहले बेटियों के जन्म दर देखें, अब 2014 के बाद आज बेटियों की जन्म दर देखें, जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा में सुविधाएं दी है, बेटियों की शिक्षा में हमने सुविधाएं दी हैं। स्व सहायता समूह में 9 करोड़ महिलाओं को हमने मदद करने का काम किया है। हमारे जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में सीपी जोशी ने जैसे कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं आज कदम से कदम मिलाकर इस देश में आगे बढ़ रही हैं, और 9 करोड़ महिलाएं हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी को दुआएं देने का काम करती हैं। माननीय सभापति महोदय, नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, सेना में हमारी महिलाओं की भागीदारी हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। फाइटर जेट अगर महिलाएं चला रही हैं तो एनडीए की सरकार में ये संभव हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, तो लाइव तस्वीरें आपको लोकसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर उदय प्रताप सिंह, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद हैं, वो लगातार सदन में अपना भाषण दे रहे हैं, सदन में चर्चा कर रहे हैं। और हालांकि इस दौरान छुटपुट हंगामा भी देखने को मिला सदन में। राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया, लेकिन फिर से राज्यसभा शुरू हो गई है। राहुल का रुख कर लेते, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि जेपीसी बनाए, जेपीसी पर चर्चा की मांग कर रहा है, जेपीसी बनाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके सरकार इसको लेकर तैयार नहीं है। और आज फिर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई 2 बजे तक, और राज्यसभा फिर से शुरू हो गई है। जी शिवम, सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। और हंगामा राज्यसभा में इस कदर बरपा था कि जो प्रमुख थे सदन के, उन्हें मजबूरन सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि लोकसभा में भी हंगामा हुआ, लेकिन 1 बजे तक हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई चली और 1 बजे लोकसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि दोनों सदनों में इस वक्त कार्रवाई चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। जाहिर है कि विपक्ष अपनी जेपीसी बनाए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ सरकार भी अड़ी है कि वो चर्चा को तो तैयार है, लेकिन जेपीसी के गठन को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों सत्ता विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। और उसी गतिरोध के बीच फिलहाल अच्छी खबर ये है कि 3 दिन से जो सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, थोड़े विरोध के बावजूद वो कार्रवाई कुछ वक्त से जारी है। जी शिवम, जाहिर तौर पर सदन की कार्यवाही को आज आगे बढ़ाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अडानी के जो जिस तरह से शेयर में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन आज 2 से 3 शेयर ऐसे हैं राहुल जिनमें उछाल आई है, और जो 21वें नंबर पर पहुंच गए थे अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में, सीधा 30 नंबर से उठकर 21वें नंबर पर, अब 18 नंबर का उन्होंने जो आंकड़ा है वो फिलहाल मेंटेन कर लिया है, कल से हम देख रहे हैं। तो ऐसे में एलआईसी की ओर से बयान जारी कर दिया गया, एसबीआई की ओर से कह दिया गया कि देखो हमने तो 1% हम निवेश किया अडानी के शेयर में। एसबीआई कह रहा है कि जितना हम निवेश कर सकते थे, जितने में अधिकार है, उससे हमने 50% से भी कम निवेश किया है। तो ऐसे में विपक्ष इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा? देखिए शिवम, विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि आप जेपीसी का गठन करें और इस पूरे मामले की जांच कराएं कमेटी से, और उसके बाद वो चर्चा को तैयार है। हाँ। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये मानना है कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं किया जाता है, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। और यही वजह है कि पूरा का पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक हो गया है और सरकार अलग थलग पड़ गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज ये अच्छी खबर है कि 3 दिन तक लगातार दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित होती रही हंगामे की वजह से, लेकिन हंगामा भले ही चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों सदनों की कार्रवाई जारी है। जी शिवम, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। सीधे लोकसभा ले चलते हैं आपके एक बार फिर से, और ये लाइव तस्वीरें लोकसभा की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीयता और राष्ट्रवाद की पहचान हुई है, उसकी स्थापना हुई है। ये सब कुछ निर्भर करता है माननीय सभापति महोदय सत्ताधारी पार्टी की नियत और नीति पर। हमारे दल और हमारे नेता की कार्यशैली है, आज देश हर क्षेत्र प्रगति कर रहा है, गांव गरीब शहर हर तरफ हम काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश में राजनीतिक नेताओं का आदर बढ़ा है। उसकी वजह है कि शुचिता और नैतिकता को के साथ उसको आदर्श मानकर हमारे लोग काम कर रहे हैं।
जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक हमला लगातार बोल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार ने शरद यादव को धकिया कर पार्टी को हथिया लिया है, इसलिए जो ये कह रहे हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है वो गलतफहमी में है। क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, आपको सुनाते हैं। कि देखिए, बैठक में क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता है। बैठक बड़ा मकसद को लेकर के है। पार्टी के साथ जो करोड़ों लोग बिहार भर में जुड़े हुए रहे, आज एक अलग आरजेडी से डील की चर्चा हो रही है। उस डील में अगर सच्चाई है तो बिहार के लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और इस बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि आखिर क्या होगा। तो जिनके मन में भी चिंता है पार्टी के साथियों के साथ, यही स्थिति बनी रही तो पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। तो पार्टी को बर्बादी से बचाने की चिंता रखने वाले लोगों को हमने बुलाया है। तो मकसद बड़ा है, इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई अर्थ मेरे लिए। देखिए, बैठक में क्या कौन बोल रहा है उधर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भड़के और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वह वार्ड सदस्य का चुनाव जीतकर दिखाएं। लेकिन आप जान लीजिए उपिंदर जी कि आपका वही हर्ष होगा, समझे। और लोग को आप जो समझते हैं आप जाके तो देखिए, आके देखिए, एक वार्ड सदस्य में भी लड़के देखिए, आपका क्या हर्ष होगा पता चल जाएगा। पूरा जनता बिहार की, लेकिन आप जान लीजिए उपिंदर जी। उधर बिहार के छपरा से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने 3 युवकों को बुरी तरह से पिटाई उनकी कर दी, जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। नाराज परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की और आरोपी के घरों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बुधवार तक के लिए बंद कर दी है। छपरा में घटना घटी है, उससे तो स्पष्ट लगता है कि बिहार अब 90 के दशक में चला गया। जंगल राज की जो कल्पना लोग करते थे कि आज नौजवान नहीं जान रहे हैं, उनको अब बताने का काम राजद के लोग कर रहे हैं। और ये सरकार तो अब पूरी तरह संवेदनहीन हो गई। आज के तारीख में बताइए कि जातीय उन्माद फैला हुआ है पूरा छपरा में, और नीतीश कुमार की सरकार आराम से चैन की नींद सो रही है। समाधान निकाल रहे हैं। कौन समाधान 17 साल के बाद आप नीतीश बाबू निकाल रहे हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और पूरी तरह जिस तरह छपरा में गुंडागर्दी की गई, छपरा में जिस तरह घर में घुस के लोगों को मारने का काम किया गया, एक को तो भगवान के पास भेज दिया, 2 तो भगवान के पास जाने के लिए लड़ रहा है लोग। छपरा में घटना घटी है, उससे तो स्पष्ट लगता है कि एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ के आरा, भोजपुर समेत कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। जेडीयू नेता शाह भोजपुर बक्सर के एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के ठिकानों पर मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। भोजपुर की आरा समेत देश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने जेडीयू एमएलसी के आरा स्थित घर, होटल, रिजॉर्ट, धर्मशाला पर जांच शुरू की है। आईटी की टीम एमएलसी राधाचरण शाह की चल और अचल संपत्ति की जांच कर रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब जिला और नगर इकाई पर मंथन की बात सामने आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा की नगर और जिला इकाई की गठन होली के पहले की जा सकती है। जिला और नगर में इकाई पद की चाह रखने वाले रोजाना पार्टी कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले सपा शीर्ष नेतृत्व ने विभिन्न स्तर की कार्यकारिणी का गठन भी शुरू कर दिया है।
और खबर बांदा से, जहां पर कबाड़ की दुकानों में बिकता दिखा है बच्चों का भविष्य। जी हां, निःशुल्क शिक्षा के लिए वितरित होने वाली किताबें कबाड़ की दुकान में मिली। पुलिस के मुखबिर ने खबर दी है। पुलिस ने पूरे मामले में छापेमारी की है। कबाड़ की दुकान से 10 क्विंटल किताबें बरामद हुई हैं। पुलिस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्रभारी को निलंबित फिलहाल कर दिया है। तो कबाड़ के ढेर में पड़ी हैं किताब, शिक्षा की किताबें जिनसे बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो अब कबाड़ के ढेर में पड़ी हुई मिली। और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्रभारी को निलंबित किया है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिली थी। दरअसल मुखबिर के जरिए पुलिस को इस बात की सूचना लगी कि कबाड़ के ढेर में किताबें पड़ी हैं और क्विंटलों, इनका वजन 10 क्विंटल वजन बताया जा रहा है इन किताबों का। तकरीबन 10 क्विंटल किताबें थी जो कबाड़ के ढेर में पड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी शिक्षा अधिकारी को दी। संकुल प्रभारी को निलंबित किया गया है बेसिक शिक्षा अधिकारी ने। तो कबाड़ की दुकान से 10 क्विंटल किताबें बरामद हुई हैं। बांदा से आपको खबर बता रहे हैं। इसके साथ साथ कबाड़ की दुकानों में बिकता दिखा है ये बच्चों का भविष्य। और दरअसल ये इतनी तादाद में 10 क्विंटल की मात्रा में किताबें कबाड़ की दुकान में कैसे आई, ये बड़ा सवाल है। ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिरकार कबाड़ की दुकान में बच्चों का भविष्य कैसे पहुंचा। क्या किताब माफिया सक्रिय हो गए हैं? जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए, उनके बस्ते में होनी चाहिए, वो किताबें आखिरकार कबाड़ के गोदाम में क्या कर रही थीं? क्या किसी ने इन कबाड़ियों को किताबों को बेच दिया था क्या, इसलिए कबाड़ के गोदाम में किताबें पहुंची? फिलहाल इस पूरे मामले में शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्रभारी को निलंबित कर दिया है। पुलिस तक ये मामला पहुंचा मुखबिर के जरिए और ये पूरे मामले का खुलासा फिलहाल हुआ। तो बांदा से खबर, जहां पर कबाड़ की दुकान में 10 क्विंटल किताबें बरामद हुई हैं। बहराइच जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद बहराइच पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। प्रभारी मंत्री ने लोगों से स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को हटाने की मांग की। निरीक्षण में मिली खामियों को शीघ्रता से दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। संजय निषाद बहराइच पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। प्रभारी मंत्री से लोगों ने स्वास्थ्य प्रभारी को हटाने की मांग की है। निरीक्षण में तमाम खामियां भी मिली। खामियों को शीघ्रता से दुरुस्त करने के निर्देश संजय निषाद ने दिए। और खबर कानपुर देहात से, जहां पर महोत्सव के शुभारंभ पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हैं। पहुंचकर पूरे कार्यक्रम का उन्होंने जायजा लिया। जिलाधिकारी की इस पहल पर और इस प्रयास की सराहना की जा रही है, सराहा जा रहा है। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए दयाशंकर ने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं भी की। रोडवेज बसों में बढ़ाए जाने वाले किराए के मुद्दे पर भी चर्चा उन्होंने की। प्रदर्शन करने के लिए और कानपुर देहात के लोगों को प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो सांस्कृतिक कर्मी हैं वो आएंगे। प्रतिदिन उनका भी यहाँ पर उनको एक मनोरंजन के लिए एक प्लेटफार्म मिलेगा और यहाँ अपने